नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है और पीछे के 3 वीडियो मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवा दिए हैं, आपको मिल चुके होंगे और उनके नोट्स तैयार कर लेना बेटा। बेसिक है, कक्षा 12 फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो पहला चैप्टर नहीं बल्कि आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उनको उनके अंदर छोटी मोटी ऐसी बातें होंगी जो बेसिक होंगी। कक्षा 11 या अन्य कक्षाओं 10वीं में कुछ ऐसे फॉर्मूले आते हैं, गणित के कुछ सूत्र हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें काम में आएंगी। तो उन सबको आपको एक साथ एक जगह में लिखा देता हूं, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इन्हें पहले चैप्टर का ही हिस्सा मान लेना और शुरुआत में वो चीज़ें नोट कर लेना, याद होनी चाहिए आपको अच्छी तरीके से। कल लास्ट वीडियो के अंदर हमने तीसरा वीडियो था, चौथा अपने पास है। तीसरे वीडियो के अंदर हम लोगों ने सदिश योग नियम के बारे में पढ़ा था। सदिश योग क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने कल के वीडियो के अंदर कंप्लीट कर ली। एक बार उन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना कि समान दिशा में सदिशों बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, बार बार कह रहा हूँ। समान दिशा में जब सदिश जाते हैं तो उनका परिणाम ही उसी दिशा में होगा और उसकी वैल्यू दोनों के योग के बराबर होगी। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। नंबर 2, अगर दो सदिश परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, दो सदिश परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी ज़्यादा में से कम वाला घटाने पर प्राप्त होगा कि दोनों में से ज़्यादा कौन सा है। अगर a ज़्यादा है तो a माइनस बी कर दो, वो परिणामी हो जाएगा। b ज़्यादा है तो b माइनस ए कर दो, वो परिणामी हो जाएगा। फिर प्रश्न ये आता है कि सर उस परिणामी की दिशा क्या होगी। तो बेटा परिणामी की दिशा उस तरफ होगी जिस तरफ जिस सदिश का पलड़ा भारी है। अगर a का पलड़ा भारी है तो परिणामी a की तरफ हो जाएगा, बी का पलड़ा भारी है तो परिणामी बी की तरफ आ जाएगा। फिर थर्ड कंडीशन, जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका परिणामी उनके बीच में होगा। परिणामी की वैल्यू क्या आती है, √a² प्लस b² आती है। सर क्या ये परिणामी बिल्कुल बीच में है? बिल्कुल बीच में, दो सदिशों के बिल्कुल बीच में तब होगा जब दोनों सदिशों का परिमाण बराबर है, यानी a और b दोनों बराबर है। हालांकि ये चीजें ज्यादा इतनी महत्व नहीं रखेगी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए बेटा कि जब दोनों सदिशों का परिमाण बराबर है तो परिणामी उनके जस्ट बीच में होगा, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिनमें छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत काम आती है। हाँ, अगर किसी सदिश का पलड़ा भारी है तो परिणामी उस तरफ झुका देना, यानी a का पलड़ा भारी है तो a की तरफ झुक जाएगा, होगा उनके बीच में ही। और अगर b का पलड़ा भारी है तो b की तरफ झुका देना, होगा उनके बीच में। ये थी लंबवत की कंडीशन। अब प्रश्न ये आता है कि अपने सामने एक कंडीशन और मिलेगी। कई बार आपको सदिश मिलेंगे और उन सदिशों में, ये मैं बोल के ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि जब हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। कई बार आपको क्या मिलेगा कि एक सदिश मिलेगा और वो सदिश जो है वो किसी न किसी कोण पर स्थित होगा। जैसे सपोज मैंने कह दिया न तो वो समान दिशा में होगा और न ही वो लंबवत होगा। जैसे सपोज कह दिया मैंने, ये आपको a सदिश मैंने दे दिया है, ठीक है, और इसी प्रकार आपको मिल जाएगा ये कोई b सदिश, ठीक है। अभी फिलहाल जैसा कि आपको पता है कि सर ये तो कंडीशन कुछ और नज़र आ रही है, इसमें क्या होगा आपको, जैसे ये एक धरातल का पॉइंट मिल जाएगा। जब ये सबसे ज़्यादा कंडीशन अपने काम में आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। और आपको ये कह दिया जाए कि सर ये कोण थीटा है और ये कोण भी थीटा है, मतलब हमारा a सदिश इस अक्ष के साथ, ये कोई अक्ष है, सपोज कोई अक्ष है, उस अक्ष के साथ थीटा कोण पर है, और b सदिश भी इस अक्ष के साथ थीटा कोण पर है। सपोज कर लो ऐसी कोई कंडीशन आएगी, बार बार आएगी, पहले चैप्टर में भी आएगी, दूसरे चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगी, आगे चलकर 7वें 8वें चैप्टर में भी, 7वें चैप्टर में भी ये कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। जो भी है, छठा 7वां जो भी चैप्टर है, यानी कहने का अर्थ है फिजिक्स में कहीं पर भी ये सिचुएशन आ सकती है। खास करके पहले दूसरे चैप्टर में तो इस प्रकार की कंडीशन पर टॉपिक भी है, न्यूमेरिकल भी है, तो बहुत समझने वाली चीज़ है ये। तो ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, a और b कुछ भी हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, a और b सर बराबर भी हो सकते हैं, छोटा बड़ा भी हो सकता है, पर पता होना चाहिए। मैं फिलहाल आपको एक काल्पनिक उदाहरण लेकर ये चीज़ समझा रहा हूँ। a सदिश यहाँ पर
इस अक्ष के साथ कोई अक्ष होगी, थीटा कोण बना रहा है। बी सदिश भी इस अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब प्रश्न ये आएगा कि आपको इनका परिणामी निकालना है, ठीक है, परिणामी निकालना है। तो परिणामी कैसे निकालें? वैसे तो पता है, अपने को बताने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मैंने एक कंडीशन बताई थी कि जब दो सदिश परस्पर कुछ एंगल पर स्थित होते हैं, फिलहाल ये एंगल 90 भी हो सकता है, और कुछ जैसे इस डायग्राम में ये एंगल दोनों के बीच का 2 थीटा नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? 2 थीटा। तो जब ये दो सदिश, देखो इसके दो तरीके हैं, ध्यान से सुनना, मैं यहीं क्लियर करवा देता हूं, ध्यान से सुनना। जब दोनों सदिशों के बीच का कोण यहां कितना नजर आ रहा है? 2 थीटा नजर आ रहा है। तो इनके परिणामी जो होगा, इनका परिणामी इनके जस्ट बीच में होगा, ये ध्यान रखना। जब दो सदिश अलग अलग एंगल पर होते हैं तो उनका परिणामी उनके बीच में होगा। अब बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो मैंने ये कह दी कंडीशन आपसे कि सर ये सिचुएशन है वो कुछ ऐसी बन गई, जैसे सपोज ये ए सदिश है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और सर ये कोई बी सदिश है, यही तो है, और इनके बीच का कोण हो गया ये 2 थीटा। अब परिणामी बताओ, तो ये वो कल वाली कंडीशन आ गई, इनका परिणामी इनके बीच में ही आएगा, ये ध्यान रखना, ये इनका परिणामी होगा। और परिणामी निकालने के लिए कल हमने एक सूत्र पढ़ा था, ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण कल हमने थीटा पढ़ा था, यहाँ 2 थीटा आ गया। तो परिणामी आएगा r इज इक्वल अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कल वाली कंडीशन में ए और बी के बीच का कोण कितना था? थीटा था। यहां मैंने सिचुएशन समझाई है, तो यहां ए और बी के बीच का कोण कितना बन रहा है? सर यहां तो 2 थीटा बन रहा है, तो ये बन जाएगा 2 थीटा। और इस सूत्र को आगे आप कंडीशन के अनुसार सोल्व करके, आगे से आगे सोल्व करके इस परिणामी की वैल्यू निकाल सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये सबसे आसान तरीका रहेगा, जब दो सदिश अलग अलग एंगल पर हों तो उनका परिणामी कैसे निकाला जाए। वैसे इसको आप एक छोटा सा उदाहरण समझ के ही समझ लेना, बाकी नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, क्योंकि मैं इसमें डिटेल ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ूंगा बेटा, तो ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। हाँ, इसका एक तरीका और भी होता है। जिन बच्चों को ये कक्षा 11 के सदिश वाले चैप्टर क्लियर हैं तो उनके माइंड में एक बात और भी आ गई होगी कि सर क्या इस तरीके को छोड़कर हम एक तरीका और भी अपना सकते हैं? मैं पूछूंगा क्या, शायद आपको पता भी चल गया होगा। तो वो तरीका होगा बेटा इनका घटकों में विभाजन करना, यानी आप इन सदिशों को घटकों में बांटकर भी इनका परिणामी निकाल सकते हो। और घटक में बांटने के लिए आपके पास ये अक्ष है ही, और आप एक काम करना, एक अक्ष और मान लेना, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर आप एक अक्ष और मान लेना अपनी मर्जी से। अब क्या करोगे, अब आप दोनों सदिशों के घटक डिवाइड करो। घटक डिवाइड करने का आपको जैसे शॉर्ट में तरीका याद करवाया जाता है, जैसे ए सदिश है, किसी भी सदिश के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, ठीक है, और दोनों घटक आपस में लंबवत होते हैं, और वो सदिश उन दोनों घटकों के बीच में होता है। जैसे ये ए सदिश है तो इसके 2 घटक होंगे, दोनों लंबवत होंगे, 2 लंबवत घटक लेने हैं, और लंबवत भी ऐसे लेने हैं कि ए उन दोनों के बीच में आ जाए। तो मैं एक घटक तो इस तरफ लूंगा, एक घटक इस तरफ लूंगा, यानी एक घटक तो मैंने इस ए का ये बना दिया, एक घटक मैंने ए का ये बना दिया। अब देखो ये दोनों घटक आपस में लंबवत हैं। हाँ सर लंबवत हैं, बिल्कुल ये लंबवत नजर आ रहे हैं आपको डायग्राम में। बी वाली कंडीशन मैंने एक बार छुपा रखी है। तो ये दोनों घटक आपस में लंबवत हैं। फिर मैंने क्या कहा कि इन दोनों के बीच में क्या ए आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इस प्रकार आपको घटकों में बांटना है। और फिर हम याद कैसे करते हैं कि सर जिसके साथ थीटा कोण बना होता है, जिस घटक के साथ थीटा कोण बना होता है उस घटक को हम कहते हैं ए कोस थीटा। क्या कहते हैं? ए कोस थीटा। और बचा हुआ घटक आ जाता है ए साइन थीटा। इस प्रकार भी आप इसका डिवाइडेशन करके परिणामी निकाल सकते हो। ठीक इसी प्रकार ये बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर के भी कितने घटक होंगे? 2 होंगे। तो मैं काम करता हूं, पहले ए वाला छुपा देता हूं। ठीक है, बी के भी 2 घटक होंगे, दोनों आपस में सर लंबवत होंगे। लंबवत भी ऐसे लेने कि बी उनके बीच में आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक घटक तो इसी के ऊपर ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने, और एक घटक ये ले लिया। अब मुझे चेक करके बताओ ये घटक और ये घटक आपस में लंबवत हैं? सर बिल्कुल लंबवत हैं। और इन दोनों के बीच में बी आ रहा है? बिल्कुल बी आ रहा है। तो मेरा घटकों में डिवाइडेशन करना सही है। अब इसके साथ थीटा कौन बन रहा है? तो ये घटक हो जाएगा बी कोस थीटा और ये घटक हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, अपने को बुक्स के अंदर इस प्रकार की कंडीशन मिलती है और ये कंडीशन थोड़ी सी समझने वाली है, बाकी है आसान, इसमें ज़्यादा हार्ड कोई चीज़ नहीं है, आप आराम से ये क्लियर कर सकते हो।
अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप ये भी अपना सकते हो, लेकिन अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बुक फॉलो करनी है तो किताब के अकॉर्डिंग अपने को ये चीज़, क्योंकि किताब के अंदर जो दिया हुआ है वही चीज़ अपने को एग्जाम में सही मान के लिखनी पड़ती है बेटा, तो वही चीज़ हम ज़्यादा फॉलो करेंगे। बाकी ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, हम कर सकते हैं ये भी चीज़, लेकिन अपने ज़्यादातर ये चीज़ अपने ध्यान में रखो, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान देखो बेटा, यहाँ आप क्या देखोगे कि सर ये दोनों घटक एक दूसरे के अपोजिट है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, और ये दोनों घटक एक दूसरे के समान है, ठीक है। अब वो कल वाली कंडीशन आ गई, कौन सी, ये दो सदिश हो गए, जैसे मान लो दो कंडीशन हो गई, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ठीक है। तो परिणामी एक दूसरे को क्रॉस करेगा, कन्फर्म है, ज्यादा में से कम वाला घटेगा, और अगर बराबर है तो दोनों कट भी जाएंगे। अगर देखो इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर ए और बी की वैल्यू सपोज बराबर है, मान लो बराबर है, तो ए और बी बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कट कर देंगे, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो एक दूसरे के प्रभाव को कट कर देंगे। हाँ, अब यहां ध्यान दो कि ये दोनों समान दिशा में है, समान दिशा में होते हैं तो परिणामी क्या होता है, दोनों का जोड़ होता है, तो ये बन जाता है परिणामी ए सदिश, एक सदिश इस तरफ है, दूसरा भी इस तरफ है, इसका मान ए कोस, इसका मान बी कोस, दोनों एक ही दिशा में, तो परिणामी बन जाएगा, इनका परिणामी क्या होगा, इनका परिणामी होगा ए कोस थीटा प्लस बी कोस थीटा। समझ जाओगे बात मेरी, यानी दोनों का जोड़ हो जाएगा और परिणामी की दिशा भी यही होगी, ठीक है। इस प्रकार आप इनको घटकों में विभाजित करके निकाल सकते हो। अब प्रश्न ये आता है कि सर आपने यहाँ दोनों को बराबर ले लिया, बराबर न हो तो ये कंडीशन आपको नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी जाती है तो आगे देखेंगे जब कोई न्यूमेरिकल वगैरह, वैसे मेरे हिसाब से कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, न तो एनसीईआरटी के अंदर है, न ही अपने राजस्थान बोर्ड की किताब के अंदर है, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं, यानी आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि ए और बी बराबर ही मिलेंगे, ठीक है। वो आप जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वैसे अलग अलग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बराबर ही होते हैं हमेशा, नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी किताब में जितने भी टॉपिक है उनमें सब में ए सदिश और बी सदिश जो हमने लिए ना यहाँ पर, इन दोनों की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। बराबर मिलेगी तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे तो परिणामी ये बचेगा। अब देखो ये जो परिणामी आया, चेक करके देखो, ये परिणामी इस ए और बी के बीच में ही आया है, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो कि सर ये परिणामी तो कुछ अलग सा नजर आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब इसको सोल्व करोगे ना आप लोग, इसको सरल करोगे और इसको सरल करोगे तो आपको रिजल्ट दोनों के एक ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार आप इनका परिणामी निकाल सकते हो। तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझनी पड़ेगी बेटा, थोड़ी सी तसल्ली से जी लगाकर इस चीज़ पर काम करना पड़ेगा। और मैं ये घटक डिवाइड करना अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ये चीज़ भी यूज़ में ले सकते हो। इसके आपके पास दो ऑप्शन है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने पास जितने भी कंडीशन, जितने भी क्वेश्चन है, उन सब में ये जो वेक्टर आएंगे इनकी वैल्यू बराबर आएगी। यहाँ तो मैंने उदाहरण के रूप में ए भी नाम दिया है, बाकी टॉपिक के अनुसार यहाँ पर कोई ना कोई नाम आएगा। तो जैसे ये दोनों बराबर होंगे तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में समान दिशा में तो दोनों जुड़कर परिणामी बना लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस चीज़ को नोट कर लेना आप लोग, छोटा सा पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं अपने सदिशों के गुणनफल के बारे में, ठीक है। सदिशों का गुणा पढ़ेंगे अपने। अब सदिशों का गुणा पढ़ते हैं तो देखो गुणा क्या चीज होती है। देखो अभी हमने पढ़ा सदिश योग नियम, सदिश योग नियम में हमने सदिशों को जोड़ा। घटाव की बात आई थी तो हमने ये कहा था कि सर वो घटाव नहीं था, वो जोड़ ही था, उसमें हमने विपरीत सदिश जोड़ दिया। अब हम पढ़ते हैं सदिशों का गुणनफल। ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, सदिशों का गुणनफल। अब देखो सदिशों का गुणनफल कितने प्रकार का होता है, आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा है ये चीज। सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार होते हैं सदिशों के गुणनफल के। मैं बारी बारी बता देता हूं, वैसे आपको पता भी है, आपको आता भी है अच्छी तरीके से। एक होता है, मैं क्लियर इसके हेडिंग लगा देना आप लोग, सदिशों का, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी ये चीज, सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। अदिश गुणनफल यानी सदिशों का अदिश गुणनफल क्या चीज होती है। अब मैं वैसे डिटेल से नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में पॉइंट लिखा रहा हूं, वो पॉइंट आप नोट कर लेना साथ साथ। देखो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। नंबर एक बार, जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल कराया जाता है तो सदिशों के अदिश गुणनफल में जो आंसर आता है, यानी जो उत्तर आता है, वो अदिश राशि होती है। अदिश राशि प्राप्त होती है। यानी जब दो सदिशों का
अदिश गुणनफल कराया जाएगा, अदिश राशि प्राप्त होती है। ध्यान रखना ही, इसलिए इसको देखो, थे तो सदिश, उनका गुणा करवाया, उत्तर आ गया अदिश। दो सदिश थे, गुणा करवाया, उत्तर आया अदिश, वो कहलाएगा सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, अभी यहां पर बात आती है कि सर इसके लिए कोई प्रदर्शन, तो सदिशों का अदिश गुणनफल है, इसको डॉट द्वारा, ऐसे डॉट द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, डॉट द्वारा दर्शाते हैं, इसलिए हम इस पूरे नाम को न बोलकर आगे हम शॉर्ट में कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? डॉट प्रोडक्ट। कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सदिश है, ठीक है, ये मेरा एक सदिश है, समझ गए, मैंने इनके बीच में ये कोई दूसरा सदिश है, समझ गए बात मेरी, ये कोई एक सदिश ये है, ये दूसरा सदिश है, बीच में करवा दिया डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट लगाते ही आप समझ जाना ये सर सदिशों के अदिश गुणनफल की बात कर रहे हैं। एक सदिश का दूसरे सदिश के साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट करवाया तो उत्तर आएगा अदिश। उत्तर क्या आएगा? अदिश आता है। तो समझ जाना ये कौन से गुणनफल की बात चल रही है? सर ये तो सदिश गुणनफल की बात चल रही है। समझ जाओगे बात मेरी, ये डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी ये प्रॉपर्टी होती है। दो सदिश थे, उनका मैंने डॉट गुणा करवाया यानी अदिश गुणा करवाया और उत्तर आया अदिश राशि, ये कहलाता है सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, अब जैसे इसमें रिजल्ट क्या आता है, जैसे मान लिया मैंने कह दिया, माना दो सदिश अपने पास हैं, वही कल वाले, ये ए वेक्टर, वैसे आपको याद है ये बी वेक्टर, और ये इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, और मैंने कह दिया कि ये ए और बी के बीच में आपको डॉट प्रोडक्ट करवाना है। अब डॉट प्रोडक्ट का मतलब समझ जाओगे, डॉट प्रोडक्ट क्यों बोल रहा हूं, इसको संबोधित करने के लिए बोल रहा हूं। जब इनका डॉट प्रोडक्ट करवाया जाता है तो उत्तर क्या आता है? ए का परिमाण, बी का परिमाण, और दोनों के बीच में जो कोण है उसकी कोज्या, कोज्या बोलते हैं कोस को, कोज्या कोस को, ज्या साइन को, और सपर्श ज्या टेन को। तो उत्तर आता है अपना, देखो ए का परिमाण लेना है, बी का परिमाण लेना है, और दोनों के बीच का जो कोण है, ये कोण है दोनों के बीच का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बातें बता रहा हूं तसल्ली से पढ़ना। इनकी कोज्या, कोज्या मतलब कोस थीटा। अब देखो इसका परिमाण क्या आ गया? सर ए आ गया। इसका परिमाण क्या आ गया? बी आ गया। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की है, क्योंकि जब भी किसी सदिश का परिमाण लिया जाता है तो उसकी दिशा हट जाती है। ए सदिश का परिमाण लिया तो इसकी दिशा हटा दो। अब दिशा कौन बता रहा है यहाँ पर? दिशा तो ये वेक्टर चिन्ह बता रहा है, इसको हटा दो, बचा क्या? ए। इसमें भी परिमाण लेना है, इसकी दिशा हटा दी, बचा क्या? बी। और यहाँ क्या आ गया? कोस थीटा। अब ये जो उत्तर आए ना, ये अदिश उत्तर है बेटा अपना, इसलिए इसको सदिशों का अदिश गुणनफल कहा जाता है। और जब भी कोई दो सदिशों का अदिश गुणनफल करवाया जाएगा तो ए डॉट बी की वैल्यू होगी ए बी कोस थीटा। क्या वैल्यू होगी बेटा? ए बी कोस थीटा। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वो हम आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में इस गुणनफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज एक दो और है, वो भी मैं बता देता हूं। जैसे आपने इकाई सदिश पढ़े हैं बेटा, इकाई सदिश पढ़े हैं, इकाई सदिश जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, इस प्रकार आपने इकाई सदिश भी पढ़े हैं। जैसे सपोज ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये क्या है? के कैप है। ये तो चीज़ पढ़ी है आपने, ठीक है, ये भी। अब देखो सारी चीज़ में डिटेल से या नहीं, क्योंकि अपने कक्षा 11 का नहीं पढ़ रहे हैं, हम 12वीं क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, तो जो पॉइंट्स 11वीं क्लास में आपने पढ़े थे वो आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना कम से कम आपको आना चाहिए। ये एक्स एक्स दिशा को प्रदर्शित कर रहा है आई कैप, ये वाई को, और ये जेड दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब इनके भी आपस में गुणा करवाए जाते हैं कई बार। जैसे कैसे करवा दिए गुणा? जैसे आपको पूछ लिया आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप। ठीक है, दो तीन जगह ऐसी कंडीशन आएंगी आपके सामने न्यूमेरिकल्स के अंदर भी। ठीक है, बाकी थ्योरी में तो नहीं आएगा ऐसा, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत है इन पर। अब आई को आई से गुणा कराना है, यानी हमारा एक सदिश, सदिश होनी चाहिए दो, तो ये सदिश ही है एकांक सदिश, और दूसरा भी सदिश है एकांक सदिश। तो आई को आई से गुणा कराना है, यानी दोनों सदिश एक जैसे हैं। जब दोनों सदिश एक जैसे हो तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। उनके बीच का कोण कौन सा होगा? 0। कैसे? ये आई कैप है तो
दूसरा भी आई कैप है, यानी आई कैप के ऊपर ही दूसरा आई कैप है, ये आई कैप और दूसरा इसके ऊपर आई कैप, तो आई कैप और आई कैप के बीच का कोण कितना हो गया 0। और नियम कहता है कि cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और cos 0 का मान 1 होते ही यहां बचेगा AB, यानी आई कैप का परिमाण और आई कैप का परिमाण। जैसे मैं एक इसको सोल्व करके बता देता हूं आपको, फिर बाकी आप समझ जाओगे। इसकी ये गुणा क्या कहता है, ये दो सदिश हो गए अपने पास, तो नियम कहता है आई कैप का परिमाण ए का परिमाण, फिर दोबारा आई कैप का परिमाण बी का परिमाण, ए का परिमाण बी का परिमाण, ए का परिमाण बी का परिमाण, और दोनों के बीच की कोण। अब पहला भी आई है दूसरा भी आई है, दोनों एक जैसे हैं, तो बीच का कोण कितना हो जाएगा बेटा 0 डिग्री। तो उत्तर आ गया आई कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप, इसकी वैल्यू सर 1, इसकी वैल्यू सर 1, क्योंकि एकांक सदिश का परिमाण हमेशा 1 होता है। ये इसकी डेफिनेशन भी है कि इकाई सदिश वो होता है जिसका परिमाण 1 होता है। तो आई कैप का परिमाण 1, फिर दोबारा आई कैप का परिमाण 1, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो बताओ आई कैप का जब आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाया जाएगा तो उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर। अब मैं सिमिलरिटी से ऐसे लिख सकता हूं, इसी प्रकार ये सिचुएशन में यहां नोट कर सकता हूं कि अगर मैं जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दूं तो भी उत्तर 1 आएगा, और आप अगर के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा देते हो तो भी उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। वैसे तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोगों के अंगुलियों पर होनी चाहिए कि इनको बार बार सोल्व करके नहीं देखना पड़े, आपको बस देखा टॉपिक, सवाल पढ़ा, सवाल पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे बेटा उतना आपका समय कम लगेगा परीक्षा के अंदर, ठीक है। और न्यूमेरिकल के अंदर ऐसी चीज़ें काम में लेनी पड़ेगी अपने को। अब कई बार क्या होता है, इनका उल्टा गुणा भी करवा दिया जाता है। देखो एक बात ध्यान रखना, सदिशों का जो अदिश गुणा होता है ना, वो अदिश गुणनफल में उत्तर हमेशा अदिश राशि प्राप्त होती है, और अदिश की कोई दिशा नहीं होती। तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं वो बात करवाने के लिए कि सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना करता है, क्योंकि उत्तर अदिश राशि आएगी। अगर आप इनका क्रम विनिमय, क्रम मतलब उनकी जो सीक्वेंस है वो विनिमय यानी चेंज कर देते हो तो ये इस नियम की पालना करेगा। जैसे ए डॉट बी इज इक्वल बी डॉट ए, नो डाउट, कोई संदेह नहीं होना चाहिए इस बात के अंदर कि क्रम, मैंने क्रम बदल दिया, ए की जगह बी की जगह ए, डॉट प्रोडक्ट दोनों में, तो ये आपका इस मामले में सहयोग करेगा कि कोई टेंशन नहीं है, आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हो। तो इस आई को यहां लिख दूं, इस आई को यहां लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस चीज को आप नोट करो, पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, मैंने वो तो हटा दिया यहां से, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। क्रम विनिमय नियम की पालना हो रही है, यानी एक बार वो तो लिख देता हूं, ए डॉट बी इज इक्वल बी डॉट ए। क्लियर। अब देखो मैं आपसे एक गुणा करवा रहा हूं, आपको मैं कहूंगा कि आप आई कैप का जे कैप से गुणा करो। अभी तो हमने क्या किया था, आई को आई से गुणा करवाया, जे को जे से गुणा करवाया, के को के से गुणा करवाया, लेकिन आपस में भी तो हो सकता है आई का जे से, जे का के का आई से। चलो एक गुणा करके बताता हूं आपको, फिर आप अगला करना। देखो सर, इसका गुणा करोगे ना तो आई कैप का परिमाण, फिर जे कैप का परिमाण, और कोस थीटा आता है। थीटा क्या है, आई और जे के बीच का कोण। अब आई और जे के बीच का कोण कितना है, मेरे हिसाब से तो 90 डिग्री है, तो ये उत्तर आ गया 90, ठीक है। तो रिजल्ट आया आई कैप डॉट जे कैप, इसका परिमाण 1 होता है, जे कैप का परिमाण भी 1 क्योंकि एकांक सदिश है, और कोस 90 का मान कितना होता है 0। तो उत्तर आ गया बेटा, आई कैप को अगर जे कैप से गुणा कराओगे तो उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा।
ध्यान रखना ये चीज, आई कैप को अगर जे कैप से गुणा कराओगे तो उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। इसको आप ये भी लिख सकते हो जे कैप डॉट आई कैप, क्रम विनिमय अगर आई डॉट जे मिल जाए या जे डॉट आई मिल जाए तो उन दोनों कंडीशन में अपना उत्तर 0 होगा। इसी प्रकार सर अन्य आपस में अन्य को भी तो गुणा करा सकते हैं, आपने तो आई और जे को ही गुणा करवाया है, जे और के भी बिल्कुल, के और आई भी बिल्कुल, मैं सहमत हूं। तो एक काम करो सर, जे डॉट के लिख दूं, बिल्कुल लिखो, उत्तर 0 आएगा। देखो लंबवत है ना दोनों, लंबवत होने आप अब ऐसे याद कर लो, इनको शॉर्ट में ऐसे याद कर लो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोस आता है, और अगर एक जैसे हो, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो थीटा 0 होती है, थीटा 0 होती है, उसका मान 1 हो जाएगा। लंबवत होते ही, ये लंबवत कंडीशन है, देखो आई और जे के बीच में कोण 90 है, तो कोस 90 0, और 0 आपको पता है सारा काम खराब कर देता है, सारी वैल्यू 0 कर देता है। तो जे क्रॉस के भी लंबवत है 0, इसको आप के डॉट जे भी लिखो तो भी आप इसको खुशी खुशी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जे डॉट के और के डॉट जे भी आप इसको लिख सकते हो। इसके अलावा आप के डॉट आई का गुणा करवाओ तो भी 0, और आई डॉट के का गुणा कराओगे तो भी उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी नोट करके रखनी है। तो डॉट प्रोडक्ट्स या जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, इनमें महत्वपूर्ण चीज़ें यही है। बाकी आपको कक्षा 12 के अंदर ये नहीं पूछेगा कि ये गुणा क्या होता है, इसका वर्णन करो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। आपको ये कंडीशन ही देखने को मिलेगी कि गुणा होता क्या है, उसका रिजल्ट क्या आता है, कैसे हम ये प्राप्त करते हैं, कैसे एंगल डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ एक सिचुएशन और बता देता हूं, चलो वो यही बता देता हूं। ठीक है, कई बार आपको ये गुणा घटकों में मिलता है, जैसे घटकों के रूप में आपको ये गुणा मिलेगा। सपोज आपको ए वेक्टर, अभी फिलहाल मैं ए और बी वेक्टर नाम लिख रहा था, कई बार आपको ऐसे मिल जाता है ए एक्स आई कैप, बताया था ना मैंने, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ऐसे घटक। अब देखो त्रिवी में घटक हो गई, इससे ज़्यादा तो और क्या मिलेगा, आई भी आ गया, जे भी आ गया और के भी आ गया। इसी प्रकार आपको बी मिल गया, क्या, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ये आपको घटकों के रूप में कंडीशन मिलेगी ऐसी। आपको ए सदिश दिया हुआ है, बी सदिश दिया हुआ है, और आपको सिचुएशन मिल गई ए डॉट बी निकालो। तो ए डॉट बी यानी ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट बी, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। क्लियर, ये सिचुएशंस होगी। अब ए और डॉट बी लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब गणित के हिसाब से तो हम क्या करते हैं, अब इनका गुणा कराओ, पहले यहाँ से एक छोटी संख्या उठा ली, उसका इस सबसे गुणा कराओ, फिर ये संख्या उठाओ, इनका सबसे गुणा कराओ, फिर ये संख्या उठाओ, इनका सबसे गुणा कराओ। जब आपस में गुणा कराओगे ना तो आई डॉट आई डॉट जे, आई डॉट के, इस प्रकार बनते जाएंगे। उनकी वैल्यू क्या होती है वो हमने अभी पढ़ ली है। लेकिन सर ऐसा करने से तो 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा बन जाएगी, तो इसका कोई शॉर्ट तरीका, तो इसका छोटा तरीका बहुत ही सिंपल है। छोटा तरीका ये है, हालांकि आप इसको सरल करके देखना, सरल करके देखोगे, वैसे अपने को ज़्यादा जरूरत नहीं है, अपने को तो शॉर्ट में काम करना है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर आपको इनको डिटेल से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज में ले सकते हो ताकि समय बचे। और इनको डायरेक्ट यूज में लेने का तरीका यही है, इस गुणा का, सिर्फ इस गुणा की बात कर रहा हूं मैं, अदिश गुणा की बात कर रहा हूं। इसका सबसे सरल तरीका यही है कि आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से गुणा कर दो। अब देखो यहां आई कैप का गुणांक क्या है सर, ए एक्स है, यहां आई कैप का गुणांक क्या है, बी एक्स है। 11वीं क्लास में पढ़ा भी होगा आपने। तो यहां पर रिजल्ट आ जाएगा ए एक्स गुणा बी एक्स। समझ गए बात मेरी? फिर प्लस का चिन्ह लगा दो। अब जे कैप के गुणांक को जे कैप से गुणा कर दो। यहां जे कैप का गुणांक कितना है, ए वाई है, यहां जे कैप का गुणांक क्या है, बी वाई है, गुणा करवा दो तो उत्तर आ गया ए वाई बी वाई। अब के कैप के गुणांक को के कैप के गुणांक से गुणा कर दो। यहाँ कितना है सर, ए जेड है, यहाँ कितना है, बी जेड है, तो उत्तर आ जाएगा ए जेड बी जेड। बस ये आपका रिजल्ट हो गया।
अब आपको ज़्यादा इसमें कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। अब सर बाकी और सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। आप सोल्व करके देखना। और ये जो i.j, i.k, ये जो हमने पढ़ा है अभी, i.i वगैरह वगैरह जो भी हमने अभी पढ़ा है, ये सारी चीज़ें यहाँ काम में आएंगी। इनको जब यूज में लोगे तो बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे, लास्ट में ये स्टेप्स बचेंगी। तो हम सोल्व करके ही पढ़ लेना। इसका सबसे आसान तरीका है कि आई कैप के गुणांक को आई कैप से, जे कैप के गुणांक को जे कैप से और के कैप के गुणांक को के कैप से गुणा करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और आज के वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये चौथा वीडियो है, एक वीडियो और बना देंगे, इसमें सदिश गुणा के बारे में पढ़ेंगे, सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है। जितने भी मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैंने हमेशा मैं विमा ही बताता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को विमा के अलावा भी, क्योंकि सदिशों में जब अपने पढ़ते हैं तो इन चीज़ों में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। वैसे नॉर्मल चीज़ है, आराम से कर सकते हो, लेकिन फिर भी कोई डाउट न रहे, इसलिए मैं इनके वीडियो बनाकर आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप आसानी से इनको क्लियर कर पाओ। आपको आते हैं, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं आते, आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन फिर भी आपको इनको रजिस्टर में नोट कर लेना है, ठीक है। इनके नोट्स बना लेना है स्क्रीनशॉट लेकर, और जिन बच्चों को नहीं आते हैं उनको ये चीज़ें जरूर याद करनी है, ठीक है। आगे काम आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।